कल बताए थे समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज में बताए थे कि यदि किसी बहुभुज के संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज, वह बहुभुज समरूप बहुभुज होता है। समरूपता का चिन्ह बताए थे कुछ इस तरह से कि समरूपता का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरह से होता है, और सर्वांग समता का चिन्ह इस तरह से होता है। सर्वांग समता का मतलब हुआ कि हूबहू बराबर। जैसे ये जो पंखा लगा हुआ ये वाला और ये वाला एकदम सर्वांगसम है कि नहीं है। लेकिन वो सब सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सर्वांगसम है सब। अगर एक कंपनी का होगा तो सर्वांगसम है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम है, पक्का है। क्या है कि एकदम सेम साइज वही है, आकार बिल्कुल बराबर है। तो समरूपता और सर्वसमता बताए थे। और कल 6.1 हम खत्म किए थे। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.2 और उसमें कॉन्सेप्ट बताए थे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से खींचे गए सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार से खींचे गए सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर वो त्रिभुज रहेगा तब, दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज रहेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे थेल्स प्रमेय आधारित है बच्चों। थेल्स प्रमेय या इसको आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय या इसको आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मान के चलिएगा। लगभग ये 5 को बतेबे किए थे कि 6वां चैप्टर में 5 गो प्रमेय है और पांचों कभी ना कभी रिपीट करते चला आ रहा है। पांचों ना कहीं से रिपीट करते चला आ रहा है। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स एगो वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उन्होंने त्रिभुजों के भुजा के अनुपात के संबंध में एक प्रमेय दिया जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। क्या कहा था उन्होंने बस यही बात कहा था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए, यदि किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जाए तो ये त्रिभुज हो गया। ये जो रेखा खींचे हैं यहाँ पे त्रिभुज हो गया A, B और C। ये जो रेखा खींच रहे हैं हम D और E, जो रेखा खींच रहे हैं वो पता चल गया है कि ये BC के समानांतर है। BC के समानांतर है। समानांतर समझ लो। पहले इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम कोण के बारे में बता दें कि कोण कैसा कैसा होता है। दो समांतर चाहे चले जाते हैं समांतर रेखाएं एवं कोण, समांतर रेखाएं एवं कोण, समांतर रेखाएं एवं कोण। प्यारे बच्चों, आप अगर ये 9th क्लास में हम खूब बढ़िया से बताए होंगे। ऐसे तो अब हर क्लास में जो भी चैप्टर हो उसको बढ़िया से बताते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत यहाँ पे होता है रिवीजन करने में। अगर बच्चा रिवीजन घर जाके ना करेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो बात हो जाता है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हर क्लास में हर कुछ बता दिया जाए, जो भी पढ़ाना है उससे ज्यादा बताया जाए, कम नहीं। मुंह बंद करके बैठिएगा तो थोड़ा सा अच्छे कहलाइएगा। बकबक करना है तो बाहर जाके कर सकते हैं, और रिसेप्शन हॉल में सोफा पर लगा है वहां पे जाके बैठ के बकबक करते रहिए। या बकबक कीजिएगा तो कहीं आएंगे तो पीट उठ देंगे हम जुटों के, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए 1-2 घंटा जो भी समय बचा है चुपचाप मुंह बंद करके बैठिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं L और M,
तो सबसे पहले एगो लिखा हुआ है समांतर रेखाएं कोण एवं एगो और यहां पे जोड़ देते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब होता है, देखो मैथ में घरे कोनो कोनो आदमी होगा, बालक होगा, उससे मांगो कि 1 लोटा पानी लाओ तो तिरछा भागता है, लाओ थी पानी पी लिया, घटोर लिया, कह के चलता है, टेढ़ चलता है, तो ओकरा के आदमी नाम देता है टेढ़का। ओकरा से कुछ बोल भी नहीं करता है कोई, बोलेगा कि ये लाएगा नहीं, ये टेढ़ है, टेढ़ुआई रहेला हमेशा, ऐसा कोई बोल देता है। ओकरे के मैथ में टेढ़ जो चलता है उसको तिर्यक कहा गया। ई देखिए दोनों सोच चल रहा था, आहई आया दोनों के काटत चल गया। एक रोड है, एक रोड पे यहाँ पे कोई गाड़ी जो है बिगड़ गया है, तो उस गांव का टेढ़का आदमी निकला वहां से, वो आके हेजा हॉर्न मारने लगा, हेने पर जगह है जाने के लिए, लेकिन हेजा के हॉर्न मार रहा है, गाड़ी हटाइए। आदमी बोला कि भैया बिगड़ गया है, थोड़ा सा इधर से चलो जाए ना, हटाइए गाड़ी यहाँ से, हम ऐसा ही सीधे जाएंगे। तो एक के टेढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खैर वो कुछ लोग जान गए होंगे कहां से लाए हैं। -5 का व्यवस्था अभी भी है। टेढ़ समझ में आ गया? अगर कोई रेखा 2 अन्य रेखाओं को काट दे तो उसी को कहा जाता है तिर्यक रेखा। तो यहाँ एल समानांतर है एम। समानांतर मतलब आप पढ़े थे किरण पुंज के बारे में, किरण पुंज या प्रकाश पुंज फिजिक्स में पढ़ाए थे। 3 प्रकार का, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर। एक जगह से निकल जाए तो अपसारी, एक जगह आकर के मिल जाए तो अभिसारी। अब बिल्कुल बराबर बराबर चले चारों तरफ, ये दोनों समानांतर रेखा है। और ये है तथा एल एम एन, एन तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एल समानांतर है एम, और एन कौची है? तिर्यक रेखा है। एन कौची है बबुआ? तिर्यक रेखा है। तो अब देखो ये जब बहुत सारा कोण बनेगा, जहां जहां समझ लो कि एक से अधिक रेखा मिला, ओइजा कोण बना। क्या बना? कोण बना। अब देखो यहाँ पे कोण कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कोण बन गया, बन गया ना। लेकिन ये कोणवन के नाम है 1 और 6, कोण 1 और कोण 6। ये है, बताओ क्या है? एकांतर, एकांतर अंतः, ऐसे नहीं। देखो एकरा में जो कोण बना है वो कोण बना है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। और बना है एकांतर अंतः कोण, और बना है संगत कोण, संगत कोण। और एक बना है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। अब सुनो, सम्मुख कोण कौन कौन कहा जाएगा? सम्मुख कोण कौन कौन कहा जाएगा? सम्मुख कोण कौन कौन कहा जाएगा? चलो एकांतर अंतः कोण। अंतः का मतलब होता है अंदर। अंदर में कौन कौन कोण है? 1 2 5 6, ये एकांतर अंतः कोण हो गया। संगत कोण कौन कौन हुआ? संगत कोण कौन कौन हुआ? संगत मतलब एक के जैसा। तो देखो एकरा ऐसे है ना, ये ऐसे है दोनों, तो एक और 1 है 8 है, और कौन कौन है? 3 है, तो 3 के लिए कौची है? 6 है। 4 है, तो 4 के लिए 5 है, और 2 है। बात समझ में रहे? एकांतर बाह्य कोण, तो बाहरी जोन जोन कोण है, जैसे 3 8 4 7
4 और 7, समूह कोण इसमें नहीं होता है, छोड़ दो इसको भी। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है, कोनो कोनो कोणवा बराबर होगा, जैसे 1 बराबर होगा 6 के, 1 जो होगा बराबर होगा 6 के, ये कैसे? तो 1 और 6 कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। और बराबर होगा 2 बराबर होगा, एक रीजन बताओ कौन है? 5 के। कौन सा कोण है ये? एकांतर अंतः कोण। 4 बराबर होगा 7 ना, ऐसे है, ऐसे ना, तो 4 बराबर होगा 7 के और 3 बराबर होगा 8 के। ये कौन सा कोण? एकांतर बाह्य कोण। संगत कोण से भी बराबर होगा। अभी 1 के जैसा कौन कोण है? 1 के जैसा कौन कोण है? 8। 2 के जैसा कौन कोण है? 2 7। 3 के जैसा कौन सा कोण है? 6। और 4 के जैसा कौन सा कोण है? 5। ये समझ में आ गया पॉइंट जो बताएं? ये हमेशा बराबर समानांतर रेखा के लिए लागू होगा। जैसे एक और बात समझाते हैं फिर से यहां से, चलो। ये हो गया समानांतर रेखा, तो ये कौन सा रेखा हो गया? कस के बोलो, कौन सा रेखा? को कोण बनेगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। और बताओ 1 के बराबर कौन सा कोण होगा? 7। 2 के बराबर कौन सा कोण होगा? 5। हाँ, यहां पे एगो छूट रहा था, देखो याद आया, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब बताए होंगे तो ऐसे बताए होंगे, हाँ था ऐसे किए थे हम उसी समय, बताए थे कि ऐसे, बुझा रहा है ना? तो ऐसे में देखो, एगो यहां, यहां एगो नीचे हो रहा है, अरे एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे ना, हो गया? बुझा रहा है? तो हाई वाला बराबर है इसके, ये वाला बराबर है इसके, अहेने बराबर है इसके। बुझा रहा है? ये क्लोजअप नहीं दे रहे हैं हम, बुझा रहा है ना? मैथ पढ़ा रहे हैं हम। वो वीडियो कैमरा वाला लास्ट में क्लोजअप लेता है, ऐसे ऐसे करके। वो क्लोजअप नहीं है। चलो देखो, दिखा देखा जी। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन हो जाएगा? 2 के लिए, अरे सामने 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 सामने, 1 के लिए, वाह, एक के बार में समझ में आ गया। ऐसे ऐसे की तब समझ में ना। 5 के लिए, 6 के लिए। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, 2 बराबर हो जाएगा किसके? 4 के। 1 बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। 5 बराबर हो जाएगा किसके? काश के बोलो, 6 बराबर हो जाएगा। बुझा गया? बुझा गया? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बना कोण है। मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे हम अगर कहीं समानांतर रेखा मिला, ऐसे आया, तो हम कहेंगे कि एजा का कोण एजा का कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और लिख देंगे वहां पे एकांतर कोण से। ठीक है, इसीलिए इसको समझाएं इतना। ऐसे इसका ज्यादातर यूज आपका वो होने वाला है अगला चैप्टर में 6.3 में होने वाला है, जब समरूपता पढ़ेंगे हम लोग। थेल्स नामक गणितज्ञ थे। त्रिभुज के भुजा में अनुपात से संबंधित एक प्रमेय दिया, जिसको कहा जाता है थेल्स प्रमेय, या नहीं तो इसी का लिखा हुआ है ना, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत किसको कहा जाता है? आधारभूत संरचना पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। आधारभूत संरचना में मतलब किसी भी आदमी को रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी कपड़ा और मकान, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए।
इन सब के अवेलेबल कराने के लिए रोड चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब चाहिए। तो इसी को आधारभूत कहा जाता है। आधारभूत संरचना का हर जगह यूज होता है। वैसे ही ये अनुपातिकता का प्रमेय है जो त्रिभुज के लिए हमेशा लागू होगा। ये फंडामेंटल है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। क्या बताए थे इन्होंने? ये बताया था इन्होंने कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और वो दोनों बिंदुएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। फिर से, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर खींच दिए, एक रेखा खींचा जाए, रेखा खींचा गया तो यह अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां काट दिया इसको। यह बिंदुएं दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यह दोनों बिंदुएं दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि जितना अनुपात इन दोनों का होगा उतना ही अनुपात इन दोनों का होगा। यही है थेल्स प्रमेय। क्या थेल्स प्रमेय है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे ये हो गया त्रिभुज और ये हो गया यहां पे खींचा गया इन पर रेखा। ये रेखा के बारे में हमको पता है, ये त्रिभुज है ए बी सी और ये रेखा जो खींचा गया है, क्या खींचा गया है? डी। तो यदि डी ई समानांतर हुआ बी सी, ध्यान रहे ये जो रेखा खींच रहे हैं ये समानांतर होना चाहिए। ये जो रेखा खींच रहे हैं वो समानांतर होना चाहिए। अगर समानांतर हो गया, अगर ये समानांतर हो गया, अगर ये समानांतर हो गया, अगर ये समानांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय यहां पे लगेगा और थेल्स प्रमेय से यहां पर डी और ई पर प्रतिच्छेद कर दिया ना, तो थेल्स प्रमेय से ए डी अब बाटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अब बाटा में ई सी। बात समझ में आया? थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में अब एक भुजा के समानांतर, जैसे अब बोलोगे कि ऐसे ही हो जाएगा क्या? इसमें देखो, चलो बताते हैं। अगर यही हम रेखा इसे खींच दिए, अब हम किसको समानांतर कर दिए? मान लो जी पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी। तो अब यहां एस टी समानांतर किसके हो गया? पी आर। एस टी समानांतर किसके हो गया? पी आर। तो अब अगर समानुपातिक बनाना होगा तो समानुपातिक कैसे बनेगा? यहां से चालू करो। इसमें जब हुआ था तो यहां से चालू किए थे ना, तो यहां से चालू करो क्यू टी। अब बाटा में क्या हो जाएगा नीचे? अब टी आर बराबर होगा फिर यहीं से क्यू एस अब बाटा में। बात समझ में आ रहा है? हाँ? अब यहां पे पलटा गया फिर से इसको। अब बोला गया कि चलो एक और नया त्रिभुज बनाते हैं। अब की बार जो भुजवा हम समानांतर किए, ये वाला कर दिए थे, ये ऐसे कर दिए। ये मान लीजिए है एम एन ओ पी क्यू, ठीक। तो अब यहां पर अब की बार जो भुजा समानांतर हुआ कौन कौन हुआ? पी क्यू। समानांतर किसका हो गया? तो अब यहां पे हाँ समानांतर हुआ तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा। तो थेल्स प्रमेय अगर फिट करेंगे जा तो क्या फिट होगा? ओ क्यू बाटा में क्यू एन बराबर ओ पी बाटा में। थेल्स प्रमेय समझ में आ गया क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को
किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वे बिंदुएं उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ में आ गया? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो त्रिभुज को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे समान अनुपात में विभाजित करता है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ किसको सिद्ध कैसे करें। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ किसको सिद्ध कैसे करें। ये 5 अंक में आता है। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रूफ किसको सिद्ध कैसे करें। प्रूफ में लिखेंगे यहां, अब देखो जो ये दिया हुआ है इसको लिखना पड़ेगा। ABC एक त्रिभुज है, यहां ABC एक त्रिभुज है। भुजा BC के समानांतर, BC के समांतर भुजा BC के समांतर DE खींचा गया है, DE खींचा गया है, DE खींचा गया है जो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, यही ना सिद्ध करना है। AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। चलिए सिद्ध करते हैं। बात बतिया रे ढेर कहा लगे, चुपचाप बैठ के पढ़ के जा। उस टाइम में तो बिल्कुल कुछ ना बोलना है जब कोई जा रहा हो चाहे आ रहा हो। हैं? एक और कंप्लेन सुने हैं हम, एक और कंप्लेन सुने हैं अभी। इक्वल कौन आदत है? कोई कहीं जाएगा तो कुछ बोलना उसको। हैं? अपने घर की कोई बहन बेटी जाएगी या कोई उसको कुछ बोलेगा तो कैसा लगेगा? खाली आता नहीं सोचो। अपने घर के कोई जाएगी और कोई कुछ को बोल दे कुछ हो, क्या करोगे जा? कहीं भी कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारा भी ना, हमारा भी ना। एक चीज साफ रखना है हमको, चरित्र। वो चाहे वो हम कुछ भी काम करें, कोई ना कह के जाए कि तनको जब मिस्टेक है 1% के, मारत मारत देह खराब कर देंगे और तनको डर ना लगेगा। चाहे आओ चाहे मत आओ, लेकिन नेचर साफ रखो पूरा परिसर में। अच्छा, मेरे पास कोई भी पढ़ रहा है उसके साथ में
के बाद तू कुछ कर। मजाक मजाक भर होना चाहिए, एकदम कंट्रोल में। बिना मतलब के कहे आवाज उठाया? कोनो चुटकुला कहा गया था? कोनो बात पे हंसा था? कौची का हुआ था ऐसा? जब वैसा बात नहीं तो बताएगा ही नहीं। हम कुछ बात बोले, वो पहुंच दिया कोई, वो अलग बात है। बिना मतलब का कैसे हो गया? इस चीज से अभी तक बचे हुए हैं। कौन को कुछ होता है तो हम सीधे भगा देते हैं। कुछ ट्यूशन हो चाहे लाइब्रेरी हो, कोई नहीं, कुछ कंप्रोमाइज नहीं, भाई बंद हो जाए बंद हो जाए। लाइब्रेरी के ये हाल है कि हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं और सब कुछ पूछने के बाद हम जब लास्ट में कहते हैं कि लड़का का अलग है और लड़की का अलग है, तो उस ससुर भाग जाता है लेके बाद। तो मेरे को पता नहीं वो क्या करने आया है, वो भाग जाता है। तू आया ही है छछुंदरपन करने, तो देखा तो ला इधर तो अलग है, साफा अलग है, एंट्री नहीं है। बैठना तो दूर, मुंह देखना अलाउड नहीं है। तो ठीक है सर, बाद में आएंगे हम, मुझे बुझात नहीं है कहे बाद में भेजो। ई हाल है। ना होने देंगे ना। तो उनको मिस्टेक हमारा लौका खाली 1% वही दिन हम भगाएंगे। तो तुम्हारा पैसा जमा है तौन फेंक के भगा दिए हैं। हम भी कुछ कहते हैं तो एक बात जान लो, सबके सामने ही कुछ कहेंगे तो कहेंगे। आज तक का हो गया 5-6 साल, कोई कह दे कि कभी कोई ऑफिस में है उससे कुछ हम कह दे, कुछ नहीं कहते, कहबे नहीं करेंगे। सामने ही बोलेंगे, वैसा बात बोलेंगे जो सबको अच्छा लगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। उस प्रकार का हम क्रिएट करके रखे हैं अपने को। जो हंसी है सब बैचवे में है बस, अकेले कभी नहीं है, पर्सनली कभी नहीं है। वही चीज सिर्फ सबको करना पड़ेगा। कुछ ऐसा बात है तो बोलो, सब लोग हंसेंगे बैठ के। हाँ, यहां पे ये सिद्ध करना है कि AD बटा में DB और AE बटा में EC। रचना, रचना में क्या करेंगे? रचना में डॉट डॉट लाइन से मिलाया जाता है। बकलोलई इतना खराब चीज है, करने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई रोड पे जा रहा है उसको कुछ बोल देना, आहा आनंद आ रहा है। समझ में कब आता है? जब अपने सिरे बीतेगा, अपने सिरे बीतेगा। जब तुम्हारे घर से कोई निकलेगा और उसको कोई बोलेगा, तब उसको समझ में आएगा कि देखो क्या हुआ है। रिटर्न लौट के मिलता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तुमको कुछ नया नहीं मिलता है। तुम दुकान पे जाते हो, पैसा देते हो, उसके बदले में सामान मिलता है।
नया नहीं मिलता है। ऐसे ही स्वभाव भी है, तुम दूसरे के बहन के साथ जैसा स्वभाव रखोगे पक्का तुम्हारे घर में भी बहन होगी, बहन ना होगी तो आगे बेटी होगी, बेटी ना होंगी तो माई होंगी, कोई ना कोई तो हो ही भी ना करेगा ना। पुरुष जाति तो ना होगा खाली घरवा में, कोई तो होगा, बुआ की लड़की होंगी, मामा के लड़के, कोई तो होगा। पक्का वो नेचर कहीं ना कहीं से गिर के जाएगा उस पर, एकदम जैवे करेगा। तो अगर अपना घर संभालना है ना तो दूसरे का अपना नौजर संभालना पड़ेगा पहले। बात ये है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर पे कोई नजर बुरा ना डाले, तो हम दूसरे के घर पे बुरा नजर ना डालेंगे, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ ही बुरा होता है। हम सही रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अब खुद रावण हैं और कहेंगे कि ना बचवा ऐसा मत करना वैसा मत करना, तू खुद रावण है, खुद दूसरे को पत्नी को उठा के लाया था, तो तू दूसरा के क्या समझाएगा रे। रचना, रचना में हमारा यहाँ पे चरित्र के ही कारण है कि ज्यादातर लड़के चाहे कोई भी हो, लाइब्रेरी में से भी जो पढ़ के जाता है ना, भले वो दूसरा लाइब्रेरी में खुद जा रहा है और अपने घर के बहन को मेरे पास ही भेजता है। अभी भी जिस बैच में मेरा देखोगे सब बैच में लड़की ही ज्यादा है, सब में। कुछ तो भरोसा करके कोई भेजा है, वो भरोसा हम टूटने कभी नहीं देंगे, ये तो एकदम पक्का बता रहे हैं। वो जिस दिन देखेगा कि हमसे नहीं हो रहा है उस दिन ही बंद कर देंगे, बंद करके सब्जी बेचेंगे बैठ के रोड पे, लेकिन कैरेक्टर ना गिरने देंगे, ये बात पक्का बता रहे हैं, कभी नहीं गिरने देंगे। कि हम अपने से वादा किए हैं कि नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा तो उस दिन ये बंद हो जाएगा। ये काम तो नहीं करेंगे कि कोई आके कह के कुछ चला जाए, पॉसिबल नहीं है, कह देगा तो रहिए कुछ जाएगा फिर। हाँ हो सकता है अनजाने में हो जाए कुछ, वो अलग बात है, जानने भर में पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई कंप्लेन आ गया तो फिर तो उस पर एक्शन हो ही करेगा, पक्का होगा। तुम लोग भी कंप्लेन कर सकते हो, ये लोग भी कर सकती हैं, पर्सनली कंप्लेन कर दो, नहीं कहने में जा रहा है लिख के दे दो कि सर थोड़ी दिक्कत ये हो रहा है, इसके ये ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, पक्का एक्शन होगा उस पर। कुछ ना कुछ तो समझिए करेंगे उसको, ना ज़्यादा समझेगा तो बस हटो यहाँ से, खत्म करो काम, घरे फोन ऑन कर देंगे। रचना, रचना में क्या है कि यहां पे हम क्या करेंगे, डी एम लंब खींच देंगे ए और ई एन लंब खींच देंगे ए डी और बी सी और सी डी को मिला देंगे। देखो हम लोगों को यह सिद्ध करके लाना है ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी, ये लाना है ना। तो हम यहां पर रचना में क्या करेंगे, रचना में क्या कर देंगे, ई एन लंब, देखो ये थोड़ा सा आपको अपने से समझना पड़ेगा कि रचना कैसे कैसे होगा। ई एन लंब कहां खींचे हैं, ए डी तथा डी एम लंब ए ई खींचा। और अगला स्टेप क्या किए हैं, अगला स्टेप क्या किए हैं, सी डी और बीई को मिलाया, सी डी और बीई को मिलाया, सी डी और बीई को मिलाया, सी डी और बीई को मिलाया। अब देखिए जैसे ही किया गया, अब इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज को हम यहां बना देते हैं, बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना। वही त्रिभुज को हम ये ड्रा कर लेते हैं, बार बार हमको पेज ना पलटना पड़ेगा, हम यही ना किए हैं। चलो बढ़िया से बना लेते हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम का लगेगा, टाइम लगेगा तो क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए ना हो। अच्छा चीज करने में टाइम लगता है ना हो, हैं? मॉल बनाने में समय लगता है, झोपड़ी बनाने में थोड़ा ना समय लगता है, बात समझ में आ रहा है ना।
अच्छा चीज समझ लेता है, बुझा रहा है। और दो लोग का बात कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, माता पिता और टीचर का। वो अपने लिए नहीं कुछ कहते हैं, बुझा रहा है ना, वो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कहते हैं। इन लोग का बुरा मान गए तो तुम्हारे जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होगा, बुझा रहा है। चलो देखो, यही ना है, मिला लो, है ना। अच्छा, 90 डिग्री, हाँ हो गया। कलर में फर्क होगा खाली ना, वो ब्लैक ब्लैक है, ये ब्लू और कैन कौची है। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, हम क्या करने वाले हैं, ऊपर में त्रिभुज ले लेंगे ये वाला, एक और त्रिभुज। देखो अब यहीं से हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आप लोग समझना ध्यान से। एक और त्रिभुज लिए हम, ये ए डी ई दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना, कौनो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा इस सूत्र से 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहां पे ये एडी का क्षेत्रफल एगो हई है आधार से, यही रेखवा पे हई वाला त्रिभुज वाले लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज लिए पता चला, एगो ई हती गो एडी, ए डी ई, एगो एने से बी डी ई लिया ना यहाँ पे। तो लेकर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बटा में एरिया, ए आर लिखेंगे तो इसका मतलब समझ लेना एरिया। वो खिड़की खोल दो, पंखा चालू कर लो। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, लाइट आ गया, बी डी ई, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल सूत्र तो वही होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका भी सूत्र 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बबुआ, या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2। आधार इसका बना लेते हैं ये वाला, तो ऊंचाई बना लेते हैं ये वाला। तो यहां पर 1/2, अच्छा 1/2 कट ना जाएगा पूरा पूरा। आधार हो गया इसका एडी, ऊंचाई ई एन, ई एन। अब एगो त्रिभुजवा हइयो ना लिए हैं, तो एक और ऊंचाई का काम कर रहा है ई एन, आधार बना लेते हैं बी डी। तो इसका हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी, ऊंचाई हो जाएगा ई एन। और यहां पर ये दोनों आपस में कट जाएगा, या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या आ गया, ए डी बटा में बी डी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब देखो, अभी हम जो त्रिभुजवा लिए थे, ये वाला लिए थे, ये वाला, और एगो लिए थे ये वाला, लिए थे ना। एगो हेनियो से त्रिभुजवा बचल हैगा है, एगो हई हो ना लंब खींचे हैं, तो एकरा खातिर ले लेंगे फिर से त्रिभुज एडी, अब की बार ये वाला त्रिभुजवा ले लेंगे हेने से। एक नाम को जी है डी ई सी, डी ई सी लिखेंगे। अब त्रिभुज एडी तथा त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज एडी और डी ई सी में एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी
DEC, तो सूत्र तो वही होगा ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब एक आधार ऊंचाई बदलेगा, आधार कौन हो जाएगा ऊपर वाला खातिर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE, ऊंचाई का काम DM, अब बटा में आधार का काम CEC, EC, ऊंचाई का काम DM, DM से DM कटेगा, या एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE, अब बटा में EC, यही बटा में EC, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। एगो कॉन्सेप्ट कल पढ़ाए थे कि एक समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एगो त्रिभुज ही बना है, देखो देखो ना, हम उसको उससे हटा के बताएंगे। एगो त्रिभुज ही बना है, एगो त्रिभुज ई बना है, ये दोनों खातिर एक के आधारवा काम कर रहा है, दोनों एक के रेखवा के बीच है, एगो हेकरा बीच में है, एगो हेकरा बीच में है, तो दोनों के एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही आधार से बना है और दो समानांतर रेखाओं के बीच बना है। अब इसका काम नहीं है, लिखेंगे, बस इतना समझ ले तो हो गया, बन गया ये लगभग। त्रिभुज त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अब बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। अब हम त्रिभुज BDE के एरिया के जगह पे हम DEC रख सकते हैं, लिखेंगे, इसीलिए समीकरण 1 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं अब, एरिया ऑफ, ये क्या हो रहा है जी, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC ना, DEC अब बराबर ये है कोची AD अब बटा में BD, ये समीकरण 1 से हुआ। अब देखो हेतना का वैल्यू कहीं है, AD बटा में DEC, AE बटा में EC लिखेंगे, या AE अब बटा में EC अब बराबर AD अब बटा में BD, इसको सही से लिख दो, AD बटा में BD अब बराबर AE बटा में EC। प्रूव्ड। बुझा गया? हैं? बुझा गया? ठीक है, उतारो।